नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 के लिए अपन मॉडल पेपर देखने वाले हैं जिसमें राजस्थान जीके और शिक्षण अभिरुचि के बहुत गजब के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप सभी को पता है आपका एग्जाम 30 जून को होने वाला है और समय आपके पास अब बहुत कम है। लगभग मैं मानूं तो 45 दिन का समय है और इन 45 दिनों में आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। तो बहुत गजब की क्वेश्चन है, ध्यान से क्लास को देखिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है जैसलमेर में। यहाँ पर बात की जाए बाड़मेर में थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित किया जाता है और मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? झुंझुनू व सीकर में, जालोर व सिरोही में, गंगानगर हनुमानगढ़ में या जैसलमेर बाड़मेर में? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में घग्गर का मैदान अवस्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यहाँ पर गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़ और जरगा। इनकी अपन ऊंचाई देखें तो गुरु शिखर की 1722 मीटर है, शेर की बात की जाए तो 1597 मीटर है, अचलगढ़ की 1380 मीटर है और बात की जाए जरगा की तो अपने 1431 मीटर है। अब इनमें सबसे पहले अपने गुरु शिखर आएगा, फिर शेर आएगा, फिर अपने बात की जाए तो जरगा आएगा और फिर अचलगढ़ आएगा। तो यहाँ पर गुरु शिखर, शेर, जरगा और अचलगढ़, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, बोराट का पठार, विंध्यन का पठार या पोतवार का पठार? तो बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। राजस्थान कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 5 में, 8 में, 7 में या 3 में? तो 5 भागों में राजस्थान को बांटा जाता है जलवायु क्षेत्रों में। यहाँ पर बात की जाए तो पहले शुष्क, फिर अर्ध शुष्क, फिर बात की जाए तो उपादर, आदर और अति आदर। इस प्रकार से 5 जलवायु क्षेत्र है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे शुष्कतम जिला कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, बालोतरा या फलोदी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फलोदी जिला सबसे शुष्कतम जिला है, ध्यान रखिएगा नए जिलों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की कौन सी नदी मर्त नदी के नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कांतली, काकनी, खारी या घग्गर? तो घग्गर नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता स्थित है, हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे स्थित है। काली चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ होता है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन कार्य किया था और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान की किस झील से श्यामपुर और भाट नहरें निकाली गई है? यहाँ पर श्यामपुरा है, श्यामपुरा और भाट नहरें कौन सी नहर से निकाली गई है? राजसमंद, उदय सागर, जयसमंद या फतेह सागर? जयसमंद झील से निकाली गई है, सलूम्बर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सलूम्बर जिले में जयसमंद झील स्थित है जहां से श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है और इस झील को राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नवनेरा बांध स्थित है चंबल नदी पर स्थित है, माही नदी पर, कालीसिंध नदी पर या बनास नदी पर? तो नवनेरा बांध कालीसिंध नदी पर स्थित है, कोटा जिले में। ये भी ध्यान रखिएगा, कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर नवनेरा बांध स्थित है। अगला है, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य को उनकी सही अवस्थितियों से मिलाइए। यहाँ पर आपके सामने एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके स्थानों से उन्हें मिलाना है। रामगढ़ अभ्यारण्य की बात की जाए अपने तो बूंदी जिले में स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा जिले में स्थित है। वन विहार धौलपुर जिले में स्थित है। ताल छापर चूरू जिले में स्थित है और सरिस का अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पर ऑप्शन की बात की जाए तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। राजस्थान की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बताइए जरा, राजस्थान की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो लूणकरणसर बीकानेर में यहाँ पर राज्य की सबसे पहली जैतून रिफाइनरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्में है? बाजरा की, जवार की, मक्का की या चने की? तो मक्के की किस्में है माही कंचन और माही धवल।
अगर आपसे पूछा जाए माही सुगंधा तो चावल की किस्म है, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, माही सुगंधा चावल की है, माही धवल और माही कंचन जो है वो अपने मक्का की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? रेण दरियाव जी, शाहपुरा रामचरण जी, खेड़ापा रामदास जी, सिंहतल हरिवंश जी। तो रेण दरियाव जी बिल्कुल सही है, शाहपुरा रामचरण जी की प्रमुख पीठ है, खेड़ापा में रामदास जी की है, सिंहतल हरिवंश जी की नहीं है, यहाँ पर बीकानेर में हरिदास जी की पीठ है, ये ध्यान रखिएगा हरिदास जी की पीठ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जानकीलाल किस कला से संबंधित है? नौटंकी, फर्ड, तमाशा या बहरूपिया? तो बहरूपिया कला से संबंधित है जानकीलाल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या करौली? तो करौली जिले ने सैनिक सहायता भेजी थी। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, क्लास को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे कौन से है? राजस्थान और हरियाणा की है? नहीं जी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। राजस्थान और पंजाब ये भी गलत है, राजस्थान और गुजरात ये भी गलत है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला है, राजस्थान की किस जिले को आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है? आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को, बांसवाड़ा को, सवाई माधोपुर को या चित्तौड़गढ़ को? तो जयपुर को कहा जाता है आइलैंड ऑफ ग्लोरी। यहाँ पर सीवी रमन ने नाम दिया था, ध्यान रखिएगा, सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी का नाम दिया था जयपुर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रानी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? पद्मावती, उमादे, कर्मावती या रूपमती? मालदेव की रानी उमादे ने मालदेव से रूठकर अपना जीवन तारागढ़, दुर्ग, अजमेर में बिताया था और इन्हें ही यहाँ पर रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये जो क्लास है ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। नानक जी भील का संबंध, रूपा जी करपा जी धाकड़ का संबंध, नानक जी और ठाकरी पटेल का संबंध और भोजी लमदार का संबंध, बताइएगा कौन से किसान आंदोलनों से है? तो नानक जी भील का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से होगा, नानक जी भील। और एक ध्यान रखिएगा, देवीलाल गुर्जर, ये बीएसटीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। बात की जाए रूपा जी और करपा जी धाकड़ का संबंध आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन होगा। नानक जी और ठाकरी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन, यहाँ पर ठाकरी पटेल भी ध्यान रखिएगा, नान जी और ठाकरी पटेल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। और भोजी लमदार का संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से है। यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन है, नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मावती, प्रेमल देवी, फूल कंवर या रमा देवी? तो डूंगरपुर में प्रेमल देवी ने यहाँ पर नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर में स्थित है नवलखा बावड़ी। अगला क्वेश्चन देखें अपन, तो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? यहाँ पर महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या महाराजा अजीत सिंह? तो महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा थे 1857 के विद्रोह के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? संत निरंजन नाथ, संत रामचरण, संत रामदास या संत हरिदास? तो संत हरिदास जी का संबंध है अपने निरंजनी संप्रदाय से। गाडा डीडवाना में इनकी पीठ है, ध्यान रखिएगा, गाडा डीडवाना में पीठ है इनकी, गाडा डीडवाना इनकी प्रमुख पीठ यहाँ पर स्थित है। अगला है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? प्रताप समाचार पत्र, लोकवाणी समाचार पत्र, दैनिक नवज्योति या प्रभात? तो प्रताप समाचार पत्र 1910 में प्रकाशित होता है, कानपुर से प्रकाशित होता है ये समाचार पत्र। और इस समाचार पत्र ने ही यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में प्रसिद्ध बनाया था। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बताइएगा जरा, धन्ना जी, कृष्णदास पैयारी, जाम्बो जी या रामचरण जी? तो जाम्बो जी ने प्रसिद्ध बनाया था बिश्नोई संप्रदाय को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
राजस्थान जीके के ये अपने 25 क्वेश्चन हो गए। अब 25 क्वेश्चन अपने शिक्षण अभिरुचि के देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। शिक्षण अभिरुचि का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विद्यार्थी के हित में अध्यापक का उत्तरदायित्व निहित है। विद्यालय में, विद्यालय और समाज दोनों में, खेल के मैदान में या बाजार में, एक अध्यापक का कार्य सिर्फ विद्यालय में पढ़ाना नहीं होता, समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना होता है और इसीलिए विद्यालय और समाज दोनों में उसका उत्तरदायित्व रहता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना। एक सकारात्मक सोच के साथ यहाँ पर आपको आंसर देना है। यहाँ पर आंसर देते समय हमेशा खुद को शिक्षक मानना है, ये ध्यान रखिएगा शिक्षण अभिरुचि में। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि से एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण जो उनके व्यक्तित्व में होना चाहिए, कौन सा गुण एक अध्यापक के व्यक्तित्व में होना चाहिए बताइएगा। उच्च योग्यताधारी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए या कठोर होना चाहिए। बिल्कुल उच्च योग्यताधारी होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए, ज्ञानवान भी होना चाहिए, कठोर तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको सर्वश्रेष्ठ को छांटना है और इसलिए निष्पक्षता सबसे बड़ा गुण होता है एक अध्यापक का, जो उनके व्यक्तित्व में होना ही होना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ पर। अगला है, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की जा चुकी है क्योंकि शिक्षक उनके विद्यार्थियों को जानते हैं। अध्यापक वही प्रश्न पूछते हैं जो उन्हें पढ़ाए हैं। अध्यापक उनके विद्यार्थी के सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं या विद्यार्थी परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहेंगे। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो अध्यापक विद्यार्थी के सबसे अच्छे निर्णायक होते हैं। विद्यार्थी का सबसे अच्छा जो निर्णायक होता है वो एक शिक्षक ही होता है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, समूह का मनोबल बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। समूह का नेता कौन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा शिक्षक होता है। समूह का नेता कौन होगा, शिक्षक होगा। और जहां जहां नेता नाम आता है वहां पर आपको शिक्षक मानना है। कौन सा तत्व आवश्यक है, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, समूह में एकता होनी चाहिए, समूह के सदस्यों की संपन्नता या समूह द्वंद्वता। यहाँ पर देखिए, समूह का मनोबल बनाए रखने के लिए स्पष्ट उद्देश्य क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं है समूह में मनोबल नहीं बनेगा, इसलिए उद्देश्य बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय कैसा है। रुचिकर और कठोर है, सरल लेकिन अरुचिपूर्ण है, रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण है, अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्वपूर्ण है। तो यहाँ पर रुचिकर और कठोर नाम आ गया, कठोर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सरल है लेकिन अरुचिपूर्ण, यहाँ पर गलत हो जाएगा। रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण, यस यही सही होगा अपना। रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य होता है अध्यापक का, अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं जी, ये गलत हो जाएगा अपने। अगला क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि शिक्षक उदासीन है, जनता उदासीन है, कक्षा में लगातार यहाँ पर छात्र नहीं आ रही। ये ऑप्शन जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन नहीं दे रखा है, मैं दे देता हूँ आपको। 4 नंबर ऑप्शन लिखिएगा, छात्र उदासीन है। बताइएगा कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शिक्षक उदासीन है। जब तक शिक्षक उदासीन है शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो सकता। शिक्षक का उदासीन होना यहाँ पर सबसे बड़ा कारण होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में देरी से आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा देरी से आते हैं, तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। कोई ध्यान नहीं देंगे, उन विद्यार्थियों को दंडित करेंगे, शिक्षण को ज्यादा प्रभावी बनाएंगे या कारणों को जान के उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यस यही आंसर अपना सही हो जाएगा। कारणों को जानना है और उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। कोई विद्यार्थी अगर देरी से आता है तो उसके कारणों को सबसे पहले आप जानेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापक बनने के बाद आप किस प्रकार का कार्य पसंद करेंगे। विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर को समृद्ध करना, विद्यार्थियों की शिकायत प्राचार्य को करना, ये तो गलत हो जाएगा अपने सीधा ही। अपने विद्यालय में शिक्षण स्तर को बढ़ाना। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की सहायता भी आपको करनी है, विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर को समृद्ध करना है, अपने विद्यालय में शिक्षण स्तर को बढ़ाना है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ ये होगा कि आप विद्यार्थियों के ज्ञान स्तर को बढ़ाएंगे, विद्यार्थियों में अधिगम को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहला आपका यही कार्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप अपने विद्यार्थी को किस प्रकार का गृह कार्य देना पसंद करेंगे। कठिन एवं जटिल गृह कार्य ताकि वे अधिक मेहनत से पूरा करें। कठिन एवं जटिल नहीं देना है। सरल एवं मनोरंजन पूर्ण गृह कार्य ताकि वे इसे सुविधा से हल कर सके, ये सही है। अरुचिपूर्ण ताकि वे अरुचिपूर्ण नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। संक्षिप्त एवं उत्तेजना से पूर्ण ताकि वे इसे स्वयं हल कर सके। यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ आंसर होगा
वो सेकंड ऑप्शन होगा, सरल एवं मनोरंजन पूर्ण कार्य, ताकि वे इसे सुविधा से हल कर सके। अगला क्वेश्चन है, अभी तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह है समय काटने का पड़ाव रहा, उपयोगी और मूल्यवान रहा, या आपके धन संपत्ति प्राप्त करने की जुनून को बढ़ाने वाला रहा। धन संपत्ति का नाम शिक्षक जहन में नहीं होना चाहिए। यह नैतिक मूल्यों रहित रहा, नैतिक मूल्यों रहित रहा, यह भी गलत हो जाएगा। समय काटने का पड़ाव रहा, यहाँ पर तो सीधा आंसर हो जाएगा उपयोगी और मूल्यवान रहा है। आपके लगभग 35 से 40 क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। 10-12 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अच्छे लेवल के आ सकते हैं। उन प्रश्नों की भी अपन बहुत शानदार ढंग से तैयारी करेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है, आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद क्या है? आपसे पूछा जा रहा है, आपको खुद को यहाँ पर शिक्षक मानना है, जीविकोपार्जन कार्य करना, समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, ट्यूशन द्वारा धन प्राप्त करना, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। सीधा आंसर है, समाज में अच्छे नागरिक तैयार आप करना चाहते हैं, इसलिए शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए विषय की उपयोगिता के आधार पर, शिक्षक के दिशा निर्देशों के अनुसार, अभिभावक की इच्छा अनुसार, या उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार। यहाँ पर अभिभावक या दूसरों के अनुसार कभी भी विषय का चयन नहीं करना है। शिक्षक के दिशा निर्देशों के अनुसार बिल्कुल शिक्षक का आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। यहाँ पर विषय की उपयोगिता को भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आपकी उस विषय में रुचि है या नहीं। 4 नंबर ऑप्शन सही है, रुचि होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस विषय का चयन करें। अगला प्रश्न है, संप्रेषण है, कला है, भाषाई आदान प्रदान है, कला में विज्ञान है, शैक्षिक योग्यता है। आपस में बातचीत करने की कला को यहाँ पर संप्रेषण कहा जाता है। ये एक कला और विज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कला एवं विज्ञान है संप्रेषण एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषा कौशल का विकास करना, सामाजिक नागरिकता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, या दंड देना। तो अच्छे व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके मतानुसार सीखने हेतु क्या आवश्यक है? अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा, पढ़ने की आदत। तो सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। अगर आप में पढ़ने की जिज्ञासा है तभी आप पढ़ पाएंगे, चाहे अध्यापक कितना ही आपको प्रोत्साहित कर दे। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो कोई भी शिक्षक आपको पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, आप खुद ही है जो अपने आप को बेहतर बनाएंगे, इसलिए खुद पर विश्वास रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का सबसे प्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का सबसे प्रिय विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, कक्षा का सबसे बहिर्मुखी विद्यार्थी। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन से आंसर देना है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता बुद्धिमान तो वहां पर आप वही बुद्धिमान सेलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो कक्षा का सबसे जो लोकप्रिय विद्यार्थी है उसे आप यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार मॉनिटर बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आंसर दिया जाता है। शिक्षण अभिरुचि में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपकी समझ विकसित होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किया करें। अगला प्रश्न आपके सामने, एक नेता में कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए? बुद्धि की ज्येष्ठता, लचीलापन, आत्मविश्वास और साहस, इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। सबसे इंपॉर्टेंट है इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की योग्यता। अगर शिक्षक में नहीं है तो फिर काम नहीं आएगा। निर्णय लेने की योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होनी चाहिए। कौन सी योग्यता एक नेता में, एक शिक्षक में? नेता की जगह मैंने आपको बताया है शिक्षक मानना है। तो दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, व्यक्तियों का सहयोग करना, दूसरों को अभिप्रेरित करना, कार्य के लिए आदेश देना। तो दल का गठन करना और उद्देश्यों की प्राप्ति करना बहुत जरूरी है। 1 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना, निर्देश देना, या संगठन को एक करके निर्णय लेना। तो बिल्कुल संगठन को एक करना और निर्णय लेना एक शिक्षक का, एक नेता का प्रमुख कार्य होगा। अगला प्रश्न है हमारा, संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वीकार्यता, स्पष्ट विचार, उपयुक्त माध्यम, या जटिल भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त माध्यम अगर नहीं है तो संप्रेषण ठीक से नहीं हो पाएगा, संप्रेषण सफल नहीं हो पाएगा। उपयुक्त माध्यम का होना बहुत जरूरी है। संप्रेषण कैसी प्रक्रिया आपसे पूछी जाए तो संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी कैसे हुई? तो एक शिक्षक होगा और दूसरे यहाँ पर छात्र होंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर द्विमार्गी प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न है हमारा,
कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर या कक्षा अंतःक्रिया पर। तो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, कक्षा की अंतःक्रिया पर ही संचार निर्भर करेगा। यहाँ पर अपन क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। संप्रेषण का अर्थ क्या है? अनुभव साझा करना, ज्ञान का संरक्षण करना, संप्रत्यय बताना या परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। परंपरा नहीं है, यहाँ पर परस्पर लिखना आप, परस्पर विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। बिल्कुल यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संप्रेषण होना चाहिए शिक्षण अधिगम में हाव भाव, शिक्षण अधिगम में स्पष्ट रहित, शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी या शिक्षण अधिगम में एक मार्गी। तो मैंने बताया शिक्षण द्विमार्गी होना चाहिए। छात्र और शिक्षक के बीच में दोनों में संवाद होना चाहिए, तभी वो सफल हो पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक मुख्य रूप से किया जाना चाहिए। यहाँ पर शिक्षण लिखना, आप शिक्षक की जगह शिक्षण लिखना। शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए? अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा, अनुभवी शिक्षकों द्वारा, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा या युवा प्रतिभाशाली शिक्षकों द्वारा। तो बिल्कुल कुशल होने चाहिए और प्रशिक्षित होने चाहिए, तभी वो अच्छे से शिक्षण कार्य कर पाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल टोटल 50 क्वेश्चन अपन ने किए हैं। आपके कितने सही हुए ये भी बता देना। क्लास कैसी लगी कमेंट में बता देना, और भी आपका कोई सवाल हो कमेंट में बता दीजिएगा। चलता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।